दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस वक्त इस देश के 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर थे, उसी वक्त सरकार निजीकरण के पक्ष में निर्णय ले रही थी। यानी एक तरफ बैंक कर्मियों का कहना था कि सरकारी संपत्ति को आप औने पौने भाव में ही नहीं बल्कि निजी हाथों में नहीं सौंप सकते हैं। नौकरियों पर खतरे मंडरा रहे हैं, लगातार नौकरियां कम हो रही हैं। उसी वक्त इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर इसकी जानकारी इस देश को दे रही थी कि एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर मंत्रालयों से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाएं निजी हाथों में सौंपी जाएगी और इनका जब मोनेटाइजेशन होगा तो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई सरकार की हो जाएगी और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार रक्षा करेगी कि किसी की नौकरी ना जाए। लेकिन वाकई इस देश के भीतर में क्या यह संभव है कि एक तरफ इस देश के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर यह कहते हुए जाएं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, उसी वक्त इस देश की सरकार कैबिनेट की बैठक में निजीकरण के पक्ष में मुहर लगाने लगे। और जो हमने आपसे जिक्र किया अलग अलग मंत्रालय, उन मंत्रालयों के मातहत अलग अलग तरीके से तय किया गया कि इस मंत्रालय में इतना कुछ निजी हाथों में सौंपेंगे तो इतनी कमाई हो जाएगी। मसलन सबसे ज्यादा कमाई रेलवे से होनी है। सरकार एक दो बार नहीं दर्जनों बार कह चुकी है रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने फिर कहा, कल भी कहा, निजीकरण नहीं होगा। लेकिन इस बैठक के भीतर से क्या निकल कर आया? 90,000 करोड़ रुपए की कमाई उस मोनेटाइजेशन से होगा जो देश के 50 रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों में सौंपे जाएंगे। इस देश की 150 पैसेंजर गाड़ियां प्राइवेट हाथों में सौंपी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय 17,000 करोड़ रुपए कमा कर देगा क्योंकि गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल इसकी जो पाइपलाइंस है उसको निजी हाथों में दे दिया जाएगा। टेलीकॉम मंत्रालय से भी 40,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी क्योंकि बीएसएनएल, एमटीएनएल, भारतनेट इनको निजी हाथों में दे दिया जाएगा। जो रोड और हाईवे की मिनिस्ट्री है उससे 30,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। उसमें लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वह भी निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। जो पावर मिनिस्ट्री है उससे भी लगभग 27,000 करोड़ रुपए की कमाई होने वाली है क्योंकि जो पावर ग्रिड है उसके जो एसेट्स हैं उसको हम लोग निजी हाथों में दे देंगे। जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसके जरिए लगभग 20,000 करोड़ की कमाई होगी। उसमें लगभग 13 एयरपोर्ट निजी हाथों में सौंप देंगे। हम आपसे जिक्र कर रहे थे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, लेकिन सरकार की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इससे पहले याद कीजिए जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, रायपुर, इंदौर, त्रिची, इन सब के निजीकरण की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। पैसा भी ले लिया है और एक एक करके वह चीजों को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। यहीं तक कि नहीं बल्कि स्पोर्ट्स मंत्रालय यानी खेल मंत्रालय भी कमाकर सरकार को देगा 20,000 करोड़ रुपए क्योंकि स्टेडियम भी अब निजी हाथों में दे दिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली का देखा है या नाम सुना है, वह भी अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। इतना ही नहीं बल्कि जो पोर्ट और शिपिंग कॉरपोरेशन माने पोर्ट यानी बंदरगाहों का जो मंत्रालय है उसके मातहत भी इस देश के छोटे बड़े लगभग 30 बंदरगाह वह भी निजी हाथों में दे दिए जाएंगे। इसके मतलब क्या है? या फिर एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आ गई है जहां पर अब डिसइन्वेस्टमेंट से आगे की परिस्थिति सरकार ने अपना ली है। यकीनन, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत साफ होता है कि अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो भी यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की हिस्सेदारी उसमें ना सिर्फ बनी रहती है बल्कि सरकार निर्णय भी लेती है। यानी नियंत्रण सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट में बरकरार रहता है। तो इसीलिए जब डिसइन्वेस्टमेंट में अपने स्टेक सरकार बेचती है तो नौकरियां कम जाती है। उसके भी हम आज आपको आंकड़े बताने वाले हैं। बीते 6 वर्षों में क्या कुछ इस देश के भीतर में डिसइन्वेस्टमेंट से कितनी नौकरियां गई हैं। लेकिन निजीकरण का मतलब बहुत साफ है कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। जिस भी कंपनी को आप कुछ बेच देते हैं उस कंपनी के मालिक अब अपने लिहाज से तय करेंगे कि हमें कितने वर्कफोर्स को रखना है, कितनी टेक्नोलॉजी को अपनाना है। और इसी प्राइवेटाइजेशन को लेकर कैबिनेट जब बैठी और उसने जब डिसीजन लेना शुरू किया तो उसने एक नाम दिया, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, DFI। 3 साल में 5 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं।
तो इस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को निजीकरण के जरिए एक नए तरीके से परिभाषित किया गया। और इस निजीकरण का मतलब अगर बहुत साफ तौर पर समझें कि डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश से यह एक आगे का कदम है, तो उसके लिए आपको एक क्षण के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की स्थिति को समझना होगा जो सरकार अलग अलग स्टेक्स को बेच रही है। क्योंकि हर स्टेक को हर साल सरकार ने टारगेट रखे, वो टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पूरे नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि पूरे तो तब होंगे ना जब इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इस देश के कंज्यूमर के पास पैसा होगा, तो कोई प्राइवेट सेक्टर सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट में शरीक होकर कुछ स्टेक ले लेगा और उससे लाभ कमाएगा। लेकिन जब बाजार में पैसा ही नहीं हो, लोगों के पास रोजगार ही ना बच पा रहा हो, नौकरियां लगातार जा रही हो, तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट सफल कैसे होगा? यानी अर्थव्यवस्था आपकी सिकुड़ती जा रही है और अब आप इसमें कंपनियों को बेचने निकले हैं थे कि हम इतने स्टेक्स बेचेंगे। सरकार को लगा अर्थव्यवस्था तो ठीक कर नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं अब पूरे तरीके से प्राइवेट हाथों में ही सौंप दिया जाए। क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का सच अगर आप जानना चाहते हैं तो 2014-15 से लेकर 2020-21 तक मोदी सरकार ने 6,79,425 करोड़ रुपए के डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अलग अलग साल में हिस्से में उसको बांटते हुए रखा। और सरकार जो इन 5-6 सालों में जो कलेक्ट कर पाई डिसइन्वेस्टमेंट से, वह लगभग 4,55,910 करोड़ रुपए है। यानी ध्यान दीजिए तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है, 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपया सरकार उस टारगेट से पीछे ही रह गई। और अब तो उसमें और तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन अब उसमें और धीमी गति से वो आगे बढ़ रही है। अगर बरस दर बरस देखिए और उसके साथ यह भी देखिएगा कि जो पीएसयू थे जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट सरकार कर रही थी, कितनी नौकरियां चलती चली जा रही है, नौकरियां भी गायब हो रही है। 2014-15 में मोदी सरकार का टारगेट था 58,425 करोड़ रुपए हमारा टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट से, लेकिन सरकार की कमाई कितनी हुई? सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए। लेकिन इस 26,000 करोड़ की एवज में इस देश के भीतर में लगभग 66,000 लोगों की नौकरियां चली गई जो पीएसयू में काम करते थे। यह टारगेट इसलिए अचीव किया गया क्योंकि इस बीच में क्या नौकरियां चली जाए, क्योंकि 2014 में इस देश के भीतर में पीएसयू में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 15,87,000 थी, जो 2015 में घटकर 15,21,000 हो गई। यानी 66,000 लोग की नौकरी चली गई। 2015-16 में टारगेट रखा गया 69,500, अचीव किया गया 23,997 करोड़। इसी तरीके से 16-17 में भी 56,500 करोड़ रुपए टारगेट रखा गया, अचीव किया गया 46,247 करोड़। लेकिन इस 15-16 से लेकर 17-18 के बीच 17-18 में टारगेट रखा गया था 1 लाख करोड़। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा टारगेट से ज्यादा सरकार की कमाई हो गई, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन यही वो दौर है 15-16 से लेकर 17-18 के बीच में इस देश में पीएसयू में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 3,91,000 की कमी आ गई। यानी एक तरफ सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी, कुछ पैसे ला रही थी और नौकरियां जा रही थी, ये इसका ठीक समानांतर चल रहा है। 18-19 में सरकार का टारगेट था 80,000, यहां पर भी उसने टारगेट से ज्यादा 85,000 करोड़ रुपए अचीव कर लिया। लेकिन नौकरियां कितनी चली गई? 40,000। ये सिर्फ पीएसयू का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं, सिर्फ हम उसका जिक्र कर रहे हैं। 2018-19 के बाद 19-20 में टारगेट रखा गया 1,05,000, लेकिन अचीव किया जा सका 90,300 करोड़ रुपए। लेकिन इस पीरियड में भी यानी 18-19 और 19-20 के बीच में 60,000 लोगों की नौकरियां चली गई। जो सरकार का डाटा है उसमें 20-21 में सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि टारगेट सरकार ने रखा था 2,10,000 करोड़ का, लेकिन अचीव कर पाई सिर्फ 28,298 करोड़ रुपया। लेकिन इन सब के मिलाने के बाद स्थिति उभरती क्या है? 2 स्थिति उभरती है। सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट में पिछले साल ब्रेक लग गई, तो इस साल पहली बार सरकार जो हमेशा अपने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बढ़ा रही थी, उसको उसने कम किया और इस बार 1,75,000 करोड़ का रखा है। यानी पिछली बार 2,10,000 करोड़ का था, इस बार उसने कम कर दिया।
क्योंकि बहुत कम कमाई हुई। लेकिन ये सारी चीजें शिफ्ट उसने प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट के तहत जबकि सरकार ही निर्णय लेती है स्टेक्स बेचने के बाद उस कंपनी का जिसको उस सेल कर रही है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद वो निर्णय नहीं ले पाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जो सरकार के कर्मचारियों की संख्या थी 2014 में, जब सरकार ये सत्ता में आई थी, तब पीएसयू में काम करने वाले लोगों की तादाद थी 15,87,000। 2019 में यह घटकर पहुंच चुका है 10,30,000, यानी 5,57,000 कर्मचारियों की नौकरी इस दौर में चली गई। यह एक सच है निजीकरण का। इसका दूसरा सच और खतरनाक है। यह इसलिए खतरनाक कहीं ज्यादा हो चला है क्योंकि सरकार जो सेल कर रही है या जो कीमत भी लगाती है, उस कीमत की परिस्थितियों में कैसे एसेट्स कौड़ियों के मोल बेच दिए जाते हैं और सरकार उसे छुपाती है, इसका एक हिस्सा हमें लगता है कि पिछले दिनों एक रंजीत थॉमस नाम के शख्स हैं, उन्होंने बीपीसीएल को लेकर एक आरटीआई दर्ज की। उन्होंने सरकार से पूछा कि आप जो बीपीसीएल को बेच रहे हैं, क्या ये बता पाएंगे कि बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम के पास देश भर में जमीन कितनी है। सरकार का जवाब क्या आया? सरकार ने कहा जमीन तो बहुत है, लेकिन कुल कितनी है ये हमको जानकारी नहीं है। और आरटीआई एक्ट का सेक्शन 7/9 ये कहता है कि अगर कोई जानकारी नहीं है यानी कोई रेडी रिकॉर्ड नहीं है तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो उस ऑप्शन को लिख दिया गया आरटीआई के जवाब में। लेकिन जब अपने तौर पर हमने पता करना शुरू किया कि वाकई कुछ इसमें स्थिति, रंजीत थॉमस जिन्होंने आरटीआई दायर की थी उन्होंने भी जानकारी दी। उनका कहना था कि जो बीपीसीएल की कीमत है कुल जो लग रही है, उसके मातहत अगर जो 3 रिफाइनरी है बीपीसीएल के पास, कोच्चि रिफाइनरी, मुंबई रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, एक चौथी रिफाइनरी हुआ करती थी न्यूमलीगढ़ में जिसके स्टेक सब बेच दिए गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी दें। उससे पहले यह समझिए कि जो कोच्चि की रिफाइनरी है उसके पास कुल जमीन 1,482 एकड़ की जमीन है। अगर आप कोच्चि मेट्रो को देखिएगा तो उसने, सरकार ने जो ज़मीन ली वो लगभग 441 स्क्वायर फीट की ज़मीन का ही उसको लगभग 1,70,70,00,000 मुआवजा देना पड़ गया। यानी ओलेक्स पर अगर आप डालिएगा कि 1 एकड़ की ज़मीन शहरी क्षेत्र में कोच्चि में कैसे पड़ेगी तो उसकी कीमत लगभग 300 करोड़ तक आएगी। लेकिन हमें लगता है कि आप 300 करोड़ मत आकिए, उसको कम आकिए, 30 करोड़ ही आकिए। 30 करोड़ भी प्रति एकड़ के लिहाज से जो जमीन कोच्चि रिफाइनरी के पास है 1,480 एकड़, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 44,000 करोड़ आएगा। एक्यूरेट 44,400 करोड़। ये सिर्फ कोच्चि की रिफाइनरी की ज़मीन है। इसके पैरेलल में जब आप मुंबई की रिफाइनरी का एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो मुंबई के भीतर में 454 एकड़ की ज़मीन है। अब सवाल है कि इस 454 एकड़ को आप कितनी प्रति एकड़ कितने में बेचेंगे? इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि 30 एकड़ तो हमने कोच्चि की ज़मीन लगाई, लेकिन 30 करोड़ रुपए एकड़ अगर कोच्चि के हिसाब से मुंबई की ज़मीन में लगा दीजिएगा तो भी यहाँ पर 13,000 करोड़ से ज़्यादा की फिर ये ज़मीन हो गई। सिर्फ ज़मीन की कीमत 30 करोड़ एकड़, कोच्चि की ज़मीन, मुंबई रिफाइनरी की ज़मीन, इन दोनों को जब आप मिला दीजिएगा तो यह तकरीबन बैठता है आपका 58,000 करोड़, 58,000 करोड़। अब आपके जहन में यह सवाल आना चाहिए कि सिर्फ जमीन की कीमत अगर 58,000 करोड़ है तो बीएसएनएल की जो कीमत क्या लग रही है भारत पेट्रोलियम की। भारत पेट्रोलियम की कुल कीमत जो बैठ रही है, क्योंकि 53% स्टेक सरकार के पास है, उस लिहाज से इसकी कीमत लगभग 45,000 करोड़ या 50,000 करोड़ की बैठ रही है। यानी जमीन की कीमत से भी कम। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, ये फायदेमंद कंपनी है, ये फैक्ट है, सरकार को 7,000 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड देती है, यह भी सच है, प्रॉफिट भी इसका जबरदस्त है, यह भी सच है। यह एक स्थिति है। एक दूसरी स्थिति भी हमको लगता है यहां आपको जाननी चाहिए जब हम लोग एसेट का जिक्र करते हैं। इसमें जैसे आपके जहन में यह बात आएगी कि बीएसएनएल की कीमत के लिए याद कीजिए 2019 में क्या कहा गया था। 69,000 करोड़ का जो मर्जन और रिवाइवल प्लान बनाया गया है और वीआरएस के तहत लगभग 90,000 लोगों ने वीआरएस ले लिया, हालांकि पेमेंट अभी सबको नहीं हुआ है। लेकिन जब बीएसएनएल की भी स्थिति को हमने एनालिसिस करना शुरू किया कि उसके पास जो अपने एसेट हैं उसकी कीमत क्या होगी,
उसकी कीमत निकल कर आई जो संपत्ति के तौर पर जो सिर्फ जमीन है, जहां जहां देश भर में बीएसएनएल के ऑफिसेज हैं, उस जमीन का लगभग 1,20,000 करोड़ की तो जमीन ही है। उसके अलावे टावर्स जो हैं उसको छोड़ दीजिए, 22,000 करोड़ के टावर्स अलग हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो इसके पास है, लगभग 65,000 करोड़ के ऑप्टिकल फाइबर अलग हैं। यानी टोटल जोड़िएगा तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तो इसके पास एसेट के तौर पर है। उसको जब आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, जो कि इस देश की संपत्ति का हिस्सा है, टैक्सपेयर के पैसे से खड़ी गई कंपनी है, उसको जब आप उसकी 1/4 कीमत में किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो वह इसलिए नहीं डिसइन्वेस्टमेंट का स्टेक ले रहा है क्योंकि देश के भीतर में लोगों की स्थिति इतनी नाजुक है कि उसके किसी भी प्रोडक्ट को खरीद पाने की स्थिति में इस देश का कंज्यूमर नहीं है। तो इसीलिए यह निजीकरण की सोच सरकार के पास आई है। सारी चीजों से पल्ला झाड़ लीजिए, और पल्ला झाड़ने के साथ प्राइवेट कंपनियां ही इस देश को चलाए, इस देश के इंस्टीट्यूशंस को चलाए। हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सरकार का निजीकरण को लेकर पहला नजरिया यही है, जिसका हमने आपसे जिक्र किया कि जब कैबिनेट की बैठक हुई तो इसमें बात की जानकारी दी गई कि हम लोग डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो डेवलप कर रहे हैं, इसके जरिए 5 ट्रिलियन की कमाई हो जाएगी। कमाल की सोच है। लेकिन फिर भी एक तरफ हड़ताल की सोच है, दूसरी तरफ यह सोच है। और जब इन सारी चीज़ों की फहरिस्त में आप जब देखना शुरू करेंगे, हमने टेंटेटिव देखना शुरू किया कि जो सीमेंट कॉरपोरेशन है, जो कॉन्कर है, जो बीमेल है, जो पावर हंस है, जो स्कूटर इंडिया है, जो सेल के कुछ स्टील प्लांट है जिनको सेल किया जाना है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम जो है, उसने जब इन सारी चीज़ों को लेकर अपने तौर पर काम करना शुरू किया है, तो यह समझने की कोशिश होनी चाहिए क्या इतने सस्ते में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है इस देश के भीतर में, और सरकार क्या वाकई चला पाने की स्थिति में नहीं है, या सरकार अब चीज़ों से पल्ला झाड़ लेना चाहती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में जितने भी पीएसयूज हैं, यानी उन पीएसयू से जितनी भी कमाई होती है, उस कमाई के समानांतर सरकार को जो कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है, पीएफ में पैसा जमा होता है, वेजेस देने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें सरकार को देनी पड़ती है। और सरकार का काम यही होता है कि इसके ज़रिए ही हम चीज़ों को डेवलप करें और उस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाएं। लेकिन इस देश के भीतर में सारे पीएसयू से कमाई जो थी 2013-14 में, हम आपको नेट प्रॉफिट बतला रहे हैं, 2013-14 यानी वह साल जो मनमोहन सरकार का आखिरी साल था, उस वक्त कमाई थी 1,28,295 करोड़, 1,28,295 करोड़ रुपए कमाई थी ओवरऑल पीएसयूज की। और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सारे पीएसयूज की कमाई जो है दोबारा उसी रकम पर आ गई है। यानी 6-7 साल में पीएसयू की कमाई बढ़ी नहीं, वही रकम है। मैक्सिमम कमाई सरकार की गई थी 18-19 में, जब 1,42,951 करोड़ रुपए हुए थे, वह कमाई थी। लेकिन उसके बाद 19-20 की स्थिति जो महामारी की आई, उसके बाद सरकार की इकोनॉमी जो इलेक्शन के बाद से जो डामाडोल होनी शुरू हुई है, दोबारा लौट कर ये उसी पोजीशन पे आ गए हैं जिस पोजीशन पे 2013-14 में थे। यहाँ पर एक सवाल और होना चाहिए कि सरकार वेजेस कितना देती है, सैलरी कितना देती है, यानी जो कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं, जाहिर है बैंक वालों ने की, इंश्योरेंस वाले किया, एलआईसी वाले करेंगे, आने वाले वक्त में पीएसयूज के लोग भी करेंगे, अलग अलग कंपनियों के लोग भी करेंगे। सरकार इन कर्मचारियों को जो सैलरी और वेजेस देती है वह भी लगातार कम ही हो रहा है। और वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ नौकरियां जा रही हैं, दूसरी तरफ सरकार ये बताती है कि दरअसल आपने कमाई उस रूप में कंपनी ने की नहीं है। उदाहरण के लिए 2018-19 में 1,52,684 करोड़ रुपए सैलरी और वेजेस की रकम है। उससे एक साल पहले 1,53,945 करोड़ था, यानी लगभग 1,000-1,500 करोड़ से ज़्यादा कम हो गया एक साल में। इससे पहले धीरे धीरे चलते चले जाइएगा तो जो सैलरी मिला करती थी 2014-15 में, उस सैलरी के मुकाबले आज की स्थिति में जितने लोगों की तादाद कम हुई है, उसमें लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा की कमी आ गई। ये सरकार का बोझा कम हो गया। यानी सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है
कि वह निजीकरण करे या ना करे, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो गया, इकोनॉमी सिकुड़ गई। अब इस प्रोसेस में सवाल यह है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने 48 घंटे बैंक स्ट्राइक निजीकरण को लेकर की, तो अब उनको सोचना होगा कि इस देश के भीतर में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन यानी संवैधानिक रास्ते ही जब बंद हो जाते हैं, तब कौन से तरीके होंगे। शायद यहां पर तुलना करना किसानों से ठीक होगा क्या, ठीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह सोचने की बात इसलिए है किसान बीते 3.5 महीने से सड़क पर है। लगातार सरकार की उस एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की थ्योरी को चैलेंज दे रहा है। सवाल यही है कि इस देश के भीतर में बैंक वाले हों, इंश्योरेंस वाले हों, LIC से जुड़े हुए हों या PSUs में काम करने वाले हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, उनको भी इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार की पॉलिसी को चैलेंज तो करना पड़ेगा। अन्यथा सरकार जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं कि आज तुमको लाभ दे रहे हैं उधर मत देखो, आज उसको लाभ दे रहे हैं तुम उधर मत देखो, यह परिस्थिति धीरे धीरे किसानों को लेकर बाबुओं में जागी। बाबू परेशान है तो पुलिस वाले उनके लिए तैनात हैं कि तुमको किसी भी तरीके से इधर उधर नहीं जाने देंगे। लेकिन देश के सभी हिस्से में है, सभी की स्थिति कमोवेश नाजुक आज नहीं कल होनी है, क्योंकि चीजें जब प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो वह उसका बेसिक रूल होगा, वह प्रॉफिट के लिए चलाएगा। यानी किसी भी संपत्ति को खरीदने के बाद उससे जुड़ी हुई संपत्ति के पैसों में वह हेरफेर करेगा, और उसके लिए दुनिया का बाजार खुला हुआ है। यानी वो पैसा सिर्फ भारत में लगाए ये मजबूरी नहीं है, PSUs की ये मजबूरी है कि भारत सरकार से जो टैक्स पेयर का पैसा है उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार दे, प्रोडक्शन डेवलप करे, यहाँ के लोगों की कीमत तय करे, उसमें माल बेचे जिससे कॉम्पिटिटिवनेस रहे, या फिर कोई मोनोपोली बनाकर कीमत को बढ़ा ना दे, ब्लैक मार्केटिंग ना करने लगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर होने लगेंगी तो प्राइवेट हाथ से मुनाफा देखेंगे। ये प्राइवेट हाथ आज की तारीख में भारत की किसी भी इंडस्ट्री को खरीदेंगे तो उससे कमाया गया पैसा वो दुनिया के बाजार में लगाएंगे जहां से उनको प्रॉफिट हो सके, क्योंकि इकोनॉमी या करेंसी बॉर्डर नहीं देखती है। लेकिन सरकार को तो इसी देश में जनता ने चुना है, और जनता को ही यह तय करना है कि अब उसकी स्थिति क्या होगी जब कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते बंद हो रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ, और उसी पीरियड में कैबिनेट की बैठक निजीकरण पर ठप्पा लगा रही है। यह सोचिए जरूर, इस स्थिति में देश आकर खड़ा हो चला है। एक आखिरी बात, जब हमने इससे जिक्र किया आपसे कि ऐसी स्थिति में अगर देश है तो इसका क्या ये मतलब मान लिया जाए कि सरकार जो चला रही है उस दिशा में जनता ना देख पाए। यकीन जानिए तमाम मंत्रालयों का निर्णय पीएमओ में होता है और पीएमओ के भीतर तमाम जो बाबू बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वह डिसीजन लेते हैं। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा आरटीआई इस बात को लेकर गई है कि क्या पीएमओ का खर्चा कोई बताएगा, क्या बताएगा किस किस विभाग के बारे में पीएमओ में काम होता है, या ओवरऑल खर्चे के बारे में ही जानकारी दे दी जाए कि पीएमओ का ये खर्चा है। तो इस पर आरटीआई की जानकारी या तो नहीं आई, या जिनके पास आई उनके ज़रिए कहा गया ये जानकारी नहीं दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।